हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर डी के गंगवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के करियर क्लासेस पर। कैसे हैं साथियों, कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आज मैं काफ़ी समय के बाद फिर लाइव सेशन लेके आया हूं आपके सामने, और ये सेशन लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास मैं आपको देने जा रहा हूं। और यहाँ पे हम मोस्टली जो आज का क्लास लेके आए हैं बच्चों, ये बीएससी फर्स्ट ईयर जेडबीसी फर्स्ट सेम जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए लेके आए हैं। और ये सब्जेक्ट बॉटनी का हमारा टॉपिक है, जिसको कहते हैं हम लोग वायरस। ठीक है, जैसा कि अभी हम क्लास में भी वायरस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है बेटा, जो नया सिलेबस आया हुआ है बच्चों का, एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हम ये लेटेस्ट वर्जन आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, जो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है वायरस, ये देख लीजिए, ये माइक्रोबायोलॉजी से लिया गया है। ठीक है बेटा, क्योंकि हम लोग माइक्रोब्स की स्टडी कहाँ करते हैं, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। ठीक है ना, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग वायरस, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ईटीसी की अध्ययन करते हैं हम लोग। तो उसी से हमने आज यहाँ पे एक टॉपिक लिया है, दैट इज़ कॉल्ड वायरस। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो वायरस होता है हमारा, उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ब्रांच ऑफ साइंस विद द डील्स स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग वायरस का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी। क्लियर टू ऑल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि वायरस की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, तो वायरस की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं बेटा, वायरोलॉजी में। ओके, आगे देखिए। अब बात आती है यहाँ पे कि वायरस से आप क्या समझते हैं। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायरस आर द माइन्यूट पैरासिटिक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि वायरस जो होता है वो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग करने वाला एक माइन्यूट पैरासिटिक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। तो माइन्यूट्स का मतलब होता है बेटा बहुत छोटा, अति सूक्ष्म। तो वायरस एक अति सूक्ष्म पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर पैरासाइट की फॉर्म में पाया जाता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब जिसकी स्टडी हम लोग केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा कर सकते हैं। और ये डिसीज़ को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं। क्लियर, आप समझ गए। तो वायरस आर द माइन्यूट पैरासिटिक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर टू ऑल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वायरस से हम लोग क्या समझते हैं। अगला देखिए बेटा, वायरस वर्ड का जो ओरिजिन है, वायरस वर्ड का ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज के टर्म बायोस से हुआ है। ठीक है बेटा, कहाँ से हुआ है, वायरस वर्ड का ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज के बायोस से हुआ है। ठीक है, जिसका मीन्स पॉइजनस लिक्विड होता है। तो जो बायोस वर्ड है बेटा, इससे हुआ है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसको हमने बायोस बोला था। इसको कुछ बुकों में बेटा बीरियॉन्स भी कहा जाता है, बायोस बोल दो चाहे बीरियॉन्स कह दो, एनसीईआरटी में बीरियॉन्स लिखा हुआ है, जिसका मीन्स होता है पॉइजनस लिक्विड। तो पॉइजनस मीन्स होते हैं विष, और लिक्विड मीन्स होते हैं अणु। विष प्लस अणु बराबर विषाणु। तो यानी कि बायोस का मतलब हुआ हमारा विषाणु। ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज के होते हैं, मतलब वायरस जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज के होते हैं। क्लियर टू ऑल। और इन्हें बैक्टीरियल फिल्टर से भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये बैक्टीरियल फिल्टर से अगर हम लोग इसको अलग करना चाहें तो ये अलग नहीं होते हैं, फिल्टर को पार करके निकल जाते हैं। क्लियर टू ऑल। आगे देखिए, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, पूछा जाता है कि वायरस आर मेड अप ऑफ, वायरस किसके बने होते हैं, तो वायरस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियो प्रोटीन। क्लियर, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस के बारे में शुरू से ही विरोधाभास हुआ है। विरोधाभास ये हुआ है कि इनको बेटा कुछ साइंटिस्ट जो हैं लिविंग मानते हैं, और कुछ साइंटिस्ट इसको नॉन लिविंग मानते हैं। तो यही एक विरोधाभास बना रहता है कि वायरस जो है लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसको लेके जो है अलग अलग साइंटिस्टों में मत अपने अपने हैं, तो वो आपस में एक जो है विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है ना।
और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वायरस आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कुछ का मानना था कि वायरस लिविंग है, कुछ का मानना था वायरस नॉन लिविंग है, लेकिन कुछ लोग बोले ना ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है, ये दोनों के बीच की कड़ी है। क्लियर टू ऑल? आगे देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई, सबसे पहले वायरस को किसने डिस्कवर किया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, स्क्रीन पे लिखा हुआ है फर्स्टली रसियन साइंटिस्ट। रसियन साइंटिस्ट मीन्स जो रूस के रहने वाले थे, रसिया के रहने वाले थे, और उनका नाम था आइवानोविस्की। ये बेटा जो आइवानोविस्की की स्पेलिंग है, इसको लेके भी कुछ बुकों में जो है थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है। कोई आइवानोविस्की में आई सेकंड VANOVSKI लिखता है आइवानोविस्की, और हमने जो यहाँ पे दिखाया आपको IWANOWSKI आइवानोविस्की। तो ये NCERT में भी ऐसा ही लिखा हुआ है जैसा हमने आपको दिया है, और ये स्पेलिंग ठीक है। अच्छा, इसको लेके कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली रसियन साइंटिस्ट इवानोविस्की 1892 ने वायरस को स्टडी किया था। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले वायरस की जो डिस्कवरी की थी वो एक रसियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवानोविस्की, और उस समय 1892 की बात थी, उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने इसे टोबैको के, ये टोबैको लिखा है बेटा TOVACO टोबैको, सॉरी TOVOCCO टोबैको। अच्छा बेटा, ये टोबैको मतलब तंबाकू के TMB से इन्फेक्टेड प्लांट में स्टडी किया था। तो इसकी डिस्कवरी हुई कैसे बेटा? तंबाकू का एक प्लांट था, उसकी जो ग्रीन ग्रीन लीव्स थी उनके ऊपर हल्के से येलो वाइट ग्रीन कलर के स्पॉट बन गए थे। तो उन्होंने देखा इवानोविस्किन के इस प्लांट्स पे किसी ना किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह के ये स्पॉट्स पड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उन्होंने क्या करा, उस प्लांट्स की लीफ को लिया और अपने हाथों में रगड़ा, क्रश किया, और क्रश करने क्या हुआ, उस पत्ती का जूस लग गया उनके हाथों में। तो उन्होंने उसी जूस को फिर एक दूसरे हेल्थी प्लांट पे रगड़ दिया। यानी इन्फेक्टेड प्लांट की लीव्स का जो जूस था वो उन साइंटिस्ट की हथेली में लग गया, और उस हथेली को उन्होंने जो है एक हेल्थी प्लांट पे रगड़ दिया, और उन्होंने देखा 2-3 दिन के बाद तो वो हेल्थी प्लांट भी उसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया। तो इससे सिद्ध हो गया कि इस पर कोई एक वायरस का इन्फेक्शन है जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भी पहुंच गया। तो रशियन साइंटिस्ट इवानोविस्की ने जो है बेटा इस तरीके से तंबाकू के प्लांट्स पर वायरस की स्टडी कर ली। ठीक है ना, उन्होंने इसे तंबाकू के TMB से इन्फेक्टेड प्लांट में स्टडी किया था। इनका साइज किसका, जो TMB वायरस था जिसको उन्होंने तंबाकू के पौधे से मतलब डिस्कवर किया था, तो 10 म्यू से 300 म्यू तक होता है। ठीक है बेटा, जो वायरस बताया गया था TMB वाला, उसका साइज कितना था, 10 म्यू से 300 म्यू तक। क्लियर? आगे देखिए, वायरस के नेचर के बारे में बताने के लिए फॉलोइंग टाइप की थ्योरी दी गई हैं। तो बेटा वायरस का जो नेचर होता है, जैसा हमने आपको बताया था कि लिविंग है या नॉन लिविंग है या दोनों के बीच की कड़ी है, उसको बताने के लिए साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दी हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं क्या कहा साइंटिस्टों ने। पहली थ्योरी बेटा जो यहाँ पे दी थी वैज्ञानिकों ने, उसको हमने बोला था एनिमेट थ्योरी या लिविंग करेक्टर। एनिमेट थ्योरी या लिविंग करेक्टर या लिविंग वायरस भी कह सकते हो। अच्छा, वो एक ही बात है। तो देखो बेटा यहाँ पे एनिमेट थ्योरी में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एनिमेट थ्योरी के अनुसार बताया गया बेटा वायरस जो होते हैं कैसे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बिकॉज क्योंकि, क्यों होते हैं, इनमें फॉलोइंग करेक्टर पाए जाते हैं। देखो बेटा इसमें कौन कौन से करेक्टर पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनको लिविंग कहा जाता है। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना। तो ये लिविंग का करेक्टर है, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। इनमें जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA होता है। ये ध्यान देने की बात है बेटा, वायरस में DNA और मतलब अथवा RNA होता है, या तो DNA होगा या RNA होगा, क्योंकि हर लिविंग में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है
उसमें कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल ज़रूर होता है। इसमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन समझते हैं बेटा, ऊति परिवर्तन। तो कोई भी वायरस हुआ वो समय समय पे म्यूटेंट होता रहता है। आपने अभी सुना होगा कोविड-19 आया था पिछले 2 साल में, तो उसके कई वर्जन आ चुके हैं अब तक, है ना। समय समय पे बोलते हैं साइंटिस्ट लोग, WHO वाले बोलते हैं कि वायरस का नया वर्जन आ गया, म्यूटेंट हो गया। तो ये वही म्यूटेशन है, वो अपने आप में परिवर्तन कर लेता है जिसमें न्यू वैरायटी बनती हैं। क्लियर। अगला देखो, इनमें एंटीजेनेटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। एंटीजेनेटिक मतलब समझ रहे हैं, एंटी जीन मतलब वो पाए जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है एंटीजेनेटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। अगला देखो, ये टेम्परेचर हीट, केमिकल एंड रेडिएशन के प्रति रिस्पांस देते हैं। यानी कोई वायरस है, अगर आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे रखेंगे तब भी रिस्पांस देगा, टेम्परेचर कम होगा तब भी रिस्पांस देगा। जैसे अभी डेंगू फीवर का बहुत केस चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डेंगू का प्रकोप अब कम होता जा रहा है। उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि डेंगू जो होता है वो इजिप्टी नामक एक वायरस होता है, उसके द्वारा एडीज एजिप्टी, जो कि मॉस्कीटो में पाया जाता है। तो मॉस्कीटो जो बेटा मच्छर होता है वो एडीज एजिप्टी वायरस का वाहक होता है, वो वेक्टर की तरह कार्य करता है और उसके अंदर वायरस पाया जाता है एडीज एजिप्टी नाम का, जिसकी वजह से डेंगू फीवर होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर अप डाउन हुआ, ठंड बढ़ी, मच्छर मरने लगे, तो उसी के साथ में एडीज एजिप्टी भी ख़त्म होने लगा और धीरे धीरे डेंगू अब कंट्रोल हो रहा है। तो टेम्परेचर के प्रति बेटा ये वायरस जो हैं रिस्पॉन्स देते हैं। समझ गए आप हमारा एग्जाम्पल जो दिया था? हीट, जहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, उसके प्रति भी रिस्पांस देंगे। केमिकल के प्रति रिस्पांस देते हैं। और रेडिएशंस, जो आजकल अल्फ़ा बीटा गामा किरणें हैं जिनका कई तरह से यूज़ हो रहा है जाने अनजाने में, उनके प्रति भी ये रिस्पांस देते हैं। क्लियर टू ऑल। अगला देख लो, ये लिविंग सेल के अंदर मल्टीपल करते हैं। लिविंग सेल मतलब जिस होस्ट में ये अटैक करेंगे तो उसके अंदर ही ये अपना गुणन करते हैं। मल्टीपल मतलब गुणन, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से इनके लिए एक लिविंग सेल की आवश्यकता होती है, उसी में ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये बेटा करेक्टर किसके हैं सारे? ये सब लिविंग करेक्टर हैं। अगला देखिए, इनमें जेनेटिक मटेरियल, इसमें जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन होता है। हाँ, जेनेटिक मटेरियल हमने आपको बताया किसी भी वायरस का बेटा या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो उसमें क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मतलब वो अपने ही जैसी एक दूसरी कॉपी बनाने की क्षमता रखते हैं। क्लियर टू ऑल। तो उसी को कहते हैं रेप्लिकेशन। ये तो हो गए बेटा सारे हर के लिविंग कैरेक्टर। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, इन एनिमेट थ्योरी। इन एनिमेट थ्योरी का मतलब होता है नॉन लिविंग कैरेक्टर। ठीक है ना। अभी तक हम लोग कैरेक्टर कौन से पढ़ रहे थे? लिविंग वाले पढ़ रहे थे। तो हमने आपको बहुत सारी बताई बातें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वायरस नॉन लिविंग होते हैं। यानी इनएनिमेट थ्योरी जो है उसका नाम ही नॉन लिविंग थ्योरी है या नॉन लिविंग कैरेक्टर है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? वायरस नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि वो अजीवित होते हैं, क्योंकि इसमें फॉलोइंग नॉन लिविंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। ये क्रिस्टल के फॉर्म में लंबे समय तक जार में रखे जा सकते हैं। क्रिस्टल समझते हैं? एक सॉलिड पार्टिकल होता है, जैसे हम लोग चीनी लाते हैं बाज़ार से तो क्रिस्टल होता है। तो क्रिस्टल की फॉर्म में लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक जार में, जार जैसे के जिनमें अचार वगैरह रखते हैं, जो जार होते हैं शीशे के बेटा, इसमें इनको स्टोर करके रखा जा सकता है। तो क्रिस्टल की फॉर्म में जब रखोगे तो बेटा लिविंग चीज़ का तो क्रिस्टल बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमको उस चीज़ को क्या करना पड़ता है? बहुत हीट करनी पड़ती है, फिर वो हीट होकर लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर कंडेंस करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टल की फॉर्म में जब रखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो डेड है, लिविंग नहीं हो सकता। क्लियर। अगला देखो, ये होस्ट सेल से बाहर आकर इनएक्टिव हो जाते हैं। तो बेटा कोई भी वायरस जो होता है जब तक वो होस्ट सेल में रहता है तब तक वो एक्टिव होता है, तभी तक वो जो है मल्टीप्लिकेशन करता है, तभी तक रेप्लिकेशन करता है। समझ रहे हैं आप? और जैसे ही ये उस सेल से बाहर आएगा ये इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये मर जाएगा। तो ये भी जो है हमारा नॉन लिविंग कैरेक्टर हो गया। क्लियर। अगला देखिए, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो बेटा सेल वॉल नहीं पाई जाती है,
लेकिन जो कोई व्यक्ति लिविंग होता है या कोई ऑर्गेनिज्म जब लिविंग होता है तो उसमें सेल वॉल पाई जाती है। क्लियर। अगला देखो, इनमें रेस्पायरेशन नहीं होता है। तो जब बेटा इनमें रेस्पायरेशन ही नहीं होगा तो ये जिंदा कैसे हो सकते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जीवित होता है तो वो श्वसन करता है, सांस लेता है ना। लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है इनमें रेस्पायरेशन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नॉन लिविंग है। अगला देखो इनमें कोई भी एंजाइम सिस्टम नहीं पाया जाता है ना बेटा। तो यानी कि ये क्लियर हो गया कि वायरस में किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। फिर क्या करते हैं काम, ज़रूरत तो इन्हें एंजाइम की पड़ती है। ये जिस होस्ट पे अटैक करते हैं उसी के एंजाइम सिस्टम को ये हैक कर लेते हैं। आ रहा समझ में? जब उसके एंजाइम सिस्टम को ये हैक कर लेते हैं तो उसी से अपना एंजाइम बनाने लगते हैं और उसी से अपनी प्रोटीन बनाने लगते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये नॉन लिविंग का करेक्टर है। क्लियर टू ऑल। इनमें सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स लिखा बेटा ये ORGANALES। ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के जो अंग होते हैं वो अब्सेंट होते हैं ना, या सेल ऑर्गन्स अब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, राइबोसोम्स है, गोल्जी बॉडी है ना, न्यूक्लियस है। तो ये सब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं इसमें अब्सेंट होते हैं। क्लियर टू ऑल। तो ये सारे करेक्टर जो थे बेटा नॉन लिविंग के थे। अब यहाँ पे देखो नीचे एक आप देख रहे हैं लाइन लिखी हुई है कि वायरस इज़ ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि साइंटिस्टों में इसको लेके थोड़ा सा मतभेद है, कोई लिविंग बता रहा है, कोई नॉन लिविंग बता रहा है। तो किसी ने ये कह दिया ना ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है, ये दोनों के बीच की कड़ी है। तो लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के करेक्टर पाए जाते हैं। तो ये बेटा मॉडर्न साइंटिस्ट जो प्रेजेंट टाइम के साइंटिस्ट हैं, नई नई रिसर्च कर रहे हैं, साइंस का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, न्यू इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, नई नई रिसर्चेज हो रही हैं। तो उसके बेस पे बताया गया था कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच के हैं और दोनों के करेक्टर इनमें पाए जाते हैं। क्लियर टू ऑल। अगला देखिए कौन से करेक्टर हैं बेटा जो सिद्ध करते हैं कि वायरस दोनों के बीच की कड़ी हैं। तो पहला है आपका, देखिए यहाँ पे, वायरस होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर टू ऑल। बट होस्ट सेल के बाहर नॉन लिविंग होते हैं। तो बेटा ये दोनों करेक्टर आ गए। देखो इसमें एक तरफ तो ये कह रहा है कि वायरस होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बट दूसरी तरफ ये कह रहा है कि सेल के बाहर आके नॉन लिविंग हो जाते हैं। तो इसमें देखो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के करेक्टर आ गए। तो इससे क्लियर होता है कि वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी है। क्लियर टू ऑल। अगला देख लीजिए इसी तरह से, वायरस का कोई अपना एंजाइम सिस्टम नहीं होता है। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कि वायरस का कोई भी अपना एंजाइम सिस्टम नहीं होता है। ये जिस सेल के अंदर एंट्री करते हैं उसी के एंजाइम सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं या हैक कर लेते हैं, है ना। इस प्रकार से वायरस में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के करेक्टर पाए जाते हैं। क्लियर टू ऑल। सो वायरस इज नॉन एज ए चैन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसीलिए वायरस को जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्लियर। अब हम लोग आगे बात करते हैं बेटा केमिकल कंपोजिशन की, कि वायरस जो होता है किस किस केमिकल से मिलकर बना होता है, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है। तो वायरस इज मेड अप ऑफ मेनली 2 मटेरियल्स। उसमें पहला है हमारा न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है हमारा प्रोटीन। क्लियर। नंबर 1 न्यूक्लिक एसिड, नंबर 2 प्रोटीन। ठीक है बेटा। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इन दो चीज़ों से मिलकर हमारा वायरस बना होता है। न्यूक्लिक एसिड से वायरस की सेंट्रल कोर, न्यूक्लिक एसिड से वायरस की सेंट्रल कोर यानी मेन एक्सिस का फॉर्मेशन होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। ओके। ये कैप्सिड मैनी कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। यानी जो कैप्सिड है बेटा वो छोटे छोटे कई कैप्सोमियर से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लिक एसिड वायरस का एक्टिव एंड जेनेटिक पार्ट होता है। जो अपना न्यूक्लिक एसिड है वायरस का वो एक्टिव और जेनेटिक पार्ट होता है। क्लियर टू ऑल। जबकि प्रोटीन शीथ इनएक्टिव एंड नॉन लिविंग, नॉन जेनेटिक पार्ट होता है। ठीक है बेटा। तो प्रोटीन जो होगी इसकी इनएक्टिव होगी और नॉन लिविंग होगी, और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक्टिव होता है और जेनेटिक पार्ट होता है। क्लियर टू ऑल। वायरस में पाया जाने वाला जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो 2 टाइप का होता है, DNA या
आरएनए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनमें से वायरस में ओनली वन टाइप का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ऐसा नहीं है बेटा कि एक साथ दोनों मिल जाएं। कोई भी वायरस आज तक ऐसा नॉन नहीं है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हों। किसी में डीएनए होता है, किसी में आरएनए होता है ना। और ये इनकी भी कंडीशंस होती हैं। प्लांट वायरस में मोस्टली आरएनए पाया जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है अधिकतर प्लांट में। एक आध एक्सेप्शन है जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिलता है। और बाकी जो डीएनए होता है बेटा वो एनिमल वायरस में पाया जाता है, ठीक है। और डीएनए कहाँ मिलेगा आपको, जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं यानी बैक्टीरियोफेज होते हैं उनमें भी डीएनए पाया जाता है और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म में मिलता है। क्लियर टू ऑल। इनमें से वायरस में ओनली एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। आगे देखिए, टीएमबी प्लांट वायरस में न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। मैं अभी बता रहा था बेटा, ये क्वेश्चन बार बार नीट में, जीआईसी प्रवक्ता में और तमाम कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्लांट वायरस में न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन मिलता है। तो बेटा प्लांट वायरस मतलब टीएमबी वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, जिसमें न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में कौन मिलेगा, आरएनए मिलेगा। और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अच्छा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्लियर टू ऑल। एनिमल वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। तो कुछ होते हैं बेटा देखिए जो एनिमल वायरस जिसमें डीएनए या आरएनए और लगा हुआ अथवा है, एक साथ दोनों नहीं मिलेंगे। क्लियर टू ऑल। डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकते हैं। ओके, आप देखिए यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है बेटा, ये देखो बहुत अच्छा पॉइंट है कंपटीशन की दृष्टि से, स्टार बना लो यहाँ पे। जिन वायरस में डीएनए पाया जाता है वे डीऑक्सी वायरस कहलाते हैं। क्लियर टू ऑल। और जिन वायरस में आरएनए पाया जाता है वे राइबो वायरस कहलाते हैं। क्लियर। डीएनए है तो डीऑक्सी वायरस, आरएनए है तो राइबो वायरस। क्लियर। आगे देखो, बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, वही बात आ गई अभी वाली। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है और ये बेटा कैसा होगा, ये डबल स्टैंडर्ड होगा। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर टू ऑल। आगे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब हम लोग वायरस की संरचना की बात कर रहे हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। वायरस का स्ट्रक्चर जो होता है वो वेरिएबल शेप का होता है, उसका शेप बदलता रहता है, अलग अलग तरह का होता है। वायरस की स्टडी है तो दिख रहा है। वायरस की स्टडी सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं की जा सकती है। वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है ना बेटा। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं आपने लेबोरेटरी में देखे होंगे, मोस्टली जो इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में रखे रहते हैं, तो इनसे जो होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोले जाते हैं। हम वायरस को ईजिली स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसको स्टडी करने के लिए हमारे लिए किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जो इन सूक्ष्म चीज़ों को कई गुना बड़ा करके दिखाता है। वायरस की सेफ एंड साइज में डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि जो वायरस होते हैं बेटा वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो उनका सेफ साइज भी अलग अलग होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। इनका साइज 10 म्यू से 300 म्यू तक होता है, यानी 10 से लेके 300 म्यू तक होता है। क्लियर। इनकी सेफ 3 टाइप की होती है। देखिए बेटा कौन कौन सी होती है। नंबर 1 है आपका स्फेरिकल वायरस। क्लियर टू ऑल। स्फेरिकल वायरस, ये वायरस राउंड शेप्ड होते हैं, गोल बेटा। अच्छा, ओवल शेप्ड कह सकते हैं, राउंड शेप कह सकते हैं, है ना। तो इन्हीं के लिए ग्लोबुलर भी कह सकते हैं। तो ये सब स्फेरिकल शेप के अंतर्गत ही आते हैं एंड साइज स्मॉल होता है। एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे पोलियो वायरस, जो आप पोलियो वायरस की जो दवा पिलाई जाती है गांव में, छोटे छोटे बच्चों पे पोलियो ज़्यादा अटैक करता है, जो एक वायरस के द्वारा होता है जिसको हम लोग पोलियो वायरस के नाम से जानते हैं। क्लियर टू ऑल। तो आप देख रहे हैं ये देखो छोटे छोटे वायरस यहाँ पे बने हुए हैं, गोल गोल राउंड शेप के हैं और छोटे छोटे हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल वायरस कहते हैं। क्लियर। अगला देखिए, अगला है आपका इलांगेटेड एंड रेड शेप्ड वायरस। इलांगेटेड मतलब बेटा लंबाकार होता है, रेड नहीं सॉरी रॉड शेप्ड। रॉड मतलब छड़ाकार, जो लंबे और छड़ाकार के वायरस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलांगेटेड एंड रॉड शेप्ड वायरस। ये लॉन्ग होते हैं मतलब लंबे होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होते हैं, गोल। एग्जाम्पल है बेटा टीएमबी वायरस। तो टीएमबी वायरस का अगर आपसे शेप पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इलांगेटेड और रॉड शेप्ड।
ये देखो इस तरह के होते हैं, ये इलांगेटेड है लंबा सा, और ये रॉड शेप्ड है ना। तो इस तरह के जो होते हैं ये हमारे कौन होते हैं, टीएमवी वायरस होते हैं। क्लियर। अगला देखो, टैडपोल शेप्ड वायरस। तो बेटा ये जो टैडपोल बर्ड लिया गया है, ये फ्रॉग से लिया गया, मेंढक से। जब फ्रॉग की हैचिंग होती है, अंडे से जो बेटा लार्वा निकलता है, तो उसके पीछे एक छोटी सी पूंछ पाई जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके का जो लार्वा होता है हैचिंग करने के बाद, वो पानी में तैरता है पूंछ हिलाता हुआ, तो उसको टैडपोल कहा जाता है। तो उसी के सेफ का ये जो होता है टैडपोल शेप का वायरस होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है टैडपोल शेप्ड वायरस। ये वायरस टैडपोल के शेप्ड होते हैं, इनमें हेड एंड टेल पाई जाती है ना। तो ये एग्जांपल है बेटा किसका, बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज का जो होता है हम लोग टैडपोल वायरस के नाम से जानते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये बैक्टीरियोफेज है बेटा। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है मेनली 2 पार्ट्स में बटा होता है। जो बैक्टीरियोफेज की जो बॉडी होती है हमारी, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बेटा बैक्टीरियोफेज का, ये हेड के नाम से जाना जाता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। और ये वाला हिस्सा जो होता है ये टेल के नाम से जाना जाता है। तो मेनली इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन हेड और टेल को बीच में जोड़ने वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारा नेक कहलाता है। अच्छा, नेक रीजन कह सकते हैं इसको हम लोग। लेकिन मेनली जो होते हैं 2 ही भाग होते हैं, हेड और टेल। तो इसका हेड जो होता है बेटा वो कैप्सिड का बना होता है, ठीक है ना, जिस पे जो है प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, और इसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना। और हेड और टेल को जोड़ने वाला बीच का पोर्शन हमारा ये नेक कहलाता है। नेक के नीचे टेल सीथ पाई जाती है, टेल सीथ के नीचे एक टेल प्लेट पाई जाती है, ये टेल प्लेट है बेटा। टेल प्लेट से टेल फाइबर लगे रहते हैं, और टेल फाइबर की जो नंबर होती है बेटा वो 6 होती है। अच्छा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरियोफेज में टेल फाइबर पाए जाते हैं, उनकी नंबर कितनी होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बैक्टीरियोफेज में जो टेल फाइबर पाए जाते हैं उनकी नंबर 6 होती है, ठीक है बेटा। और इनका वर्क क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेज को किसी भी सेल पर, किसी भी ऑर्गेनिज्म पर अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। क्लियर टू ऑल। और आपसे पूछा जाता है कि बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल का होता है, तो वो डीएनए होता है और वो डबल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर। आगे देखिए, अब यहाँ पे बात आ गई बेटा, बात क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस का क्लासिफिकेशन बेटा पूछा जाता है कभी कभी कि वायरस का क्लासिफिकेशन दीजिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, वायरस माइक्रोसाइज, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मिक्स्ड कैरेक्टर, लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड फॉसिल अवशेष एविडेंस के अभाव के कारण वायरस का क्लासिफिकेशन एक टिपिकल प्रॉब्लम है। कहना ये चाह रहे हैं कि वायरस जो होते हैं बेटा बहुत छोटे साइज के होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब अविकल्पी पैरासाइट होते हैं। इनमें मिक्स्ड करैक्टर पाए जाते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों करैक्टर पाए जाते हैं। इनके फॉसिल एविडेंसेस नहीं है, मतलब कोई अवशेष नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन करना एक टिपिकल, एक हार्ड प्रॉब्लम है, कठिन समस्या है। अतः प्रारंभ से ही, स्टार्टिंग से ही वायरस का क्लासिफिकेशन होस्ट रेंज तथा क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर फॉलोइंग डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। तो मतलब इनका कोई कैरेक्टर वगैरह, अवशेष वगैरह मिलता नहीं है बेटा। तो उस चक्कर में ये एक समस्या बन गई कि किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन करें। तो कुछ साइंटिस्टों ने क्या करा, होस्ट रेंज मतलब कौन सा वायरस किस पे अटैक करता है, उसका होस्ट कौन सा है। क्लिनिकल मतलब उसको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं, रोकथाम कैसे करते हैं। पैथोलॉजिकल मतलब वो क्या करेक्टर शो करता है इन्फेक्शन के, कैसे पहचानोगे सिम्टम्स क्या हैं वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो उसके बेस पे यहाँ पे कुछ करेक्टर के बेस पे इनको डिवाइड किया गया, इनको क्लासीफाई किया गया है। देखते हैं आइए कैसे। प्लांट वायरस। तो बेटा हम आपको बता चुके हैं कि प्लांट वायरस वे वायरस होते हैं जो पौधों पे इन्फेक्शन करते हैं। तो ये ओनली प्लांट्स को ही इन्फेक्टेड करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, इसीलिए इनको बोला जाता है प्लांट वायरस, ठीक है। और इन्हें बैक्टीरियल वायरस, एल्गल वायरस, फंगल वायरस ईटीसी सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। तो ये जो प्लांट वायरस है बेटा, इनको अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड कर दिया गया। कुछ बैक्टीरियल वायरस हैं जो जैसे बैक्टीरियोफेज अपना बैक्टीरिया पे अटैक करता है, एल्गल वायरस एल्गी पे करेगा, फंगल वायरस फंजाई पे करेगा। तो इनको अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड कर दिया गया। ये सब प्लांट वायरस है, ठीक है। आगे देखिए, इनवर्टिब्रेट वायरस। तो नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, जब इन्वर्टिब्रेट वायरस हैं तो ये किस पे अटैक करेंगे, ये इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म पर इन्फेक्टेड करेंगे, उनको प्रभावित करेंगे, है ना। अगला आता है हमारा वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट वाला जो वायरस है
वो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्टेड करेगा, यानी कि जैसे हम लोग हैं, सब हम लोग वर्टिब्रेट में आते हैं। अगला है डुअल होस्ट वायरस। कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा जो टू डिफरेंट होस्ट में पैरासाइट होते हैं। तो डिफरेंट होस्ट क्या हो गया, यानी कि वो वर्टिब्रेट को भी कर सकता है और इनवर्टिब्रेट को भी कर सकता है, तो ये डुअल होस्ट वायरस कहलाता है। अच्छा, हॉलमस 1948 ने वायरस को फॉलोइंग 3 क्लास में डिवाइड किया। एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वायरस को निम्नलिखित भागों में बांटा। तो इन्होंने क्या बताया, फैजीनी वायरस। तो फैजीनी क्लास के जो बेटा वायरस होते हैं उनमें बैक्टीरियोफेज रखे गए हैं ना। फैजीनी मतलब फेज, भक्षण करने वाले, किल करने वाले। अगला है हमारा फाइटोफैजीनी वायरस। तो फाइटो मीन्स होता है प्लांट और फेज माने होता है किल करना, ईट करने वाला। तो इस क्लास में प्लांट फेज को रखा गया है। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटोफैजीनी वायरस के नाम से जानते हैं। क्लियर टू ऑल। अगला आता है बेटा अपना जूफैजीनी वायरस। तो जू माने होते हैं एनिमल और फैजीनी मतलब उनको किल करने वाले, अटैक करने वाले। तो इस क्लास में एनिमल फेज को रखा गया है, यानी एनिमल वायरस को रखा गया है, इसीलिए इनको जूफैजीनी वायरस के नाम से जाना जाता है। क्लियर टू ऑल। अगला देखिए, पिछले 4 से 5 सेंचुरी में, 4 से 5 सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ईटीसी इक्विपमेंट की डिस्कवरी के बाद वायरस के सेफ एंड केमिकल कैरेक्टर के बारे में इम्पॉर्टेंट नॉलेज प्राप्त हो सकी। अतः इनके क्लासिफिकेशन को मॉडर्न सिस्टम फॉलोइंग करेक्टर पर बेस्ड है। यानी कि कुछ समय से साइंटिस्टों ने क्या करा, नए नए इक्विपमेंट बना लिए लेबोरेटरी में वर्क करने के लिए। तो अब वायरस के नए नए करेक्टर भी सामने आए, तो उसके बेस पे बेटा जो मॉडर्न सिस्टम है वायरस के क्लासिफिकेशन का, वो उनके इन करेक्टरों पर आधारित है। देख लीजिए कौन से करेक्टर हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी हम लोग अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो ईजिली से ये पता लगा लेते हैं कि किस वायरस का न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए है या आरएनए है। क्लियर। अगला मॉलिकुलर वेट, इनका आणविक भार क्या होता है, ये करेक्टर है बेटा क्लासिफिकेशन का। शेप एंड साइज, आकार क्या है बेटा। सिमेट्री, जो समिति होती है वायरस में किस तरह की है ना। सिमेट्री जो होती है बाइलेटरल है ना, या मल्टीलेटरल है, ऐसे ए सिमेट्रिकल है। तो ये सिमेट्री जो होती है उसके बेस पे भी हम लोग इनको क्लासीफाई करते हैं। डाईमीटर ऑफ न्यूक्लिक एसिड या क्वाइल, तो उसका साइज़ क्या होता है उसके आधार पर भी हम लोग करते हैं। प्रेजेंस ऑफ आउटर एनवेलप, वायरस का जो आवरण बना होता है या आउटर बाहरी कवरिंग जो बनी होती है उसके बेस पे भी हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। मेथड ऑफ वायरल ट्रांसमिशन, कोई वायरस एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से ट्रांसमिट होता है उसके बेस पे भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। और लास्ट में सिम्टम्स ऑफ वायरस ऑन होस्ट प्लांट, यानी कि कोई वायरस जो है किसी पे लग गया है किसी प्लांट्स पर तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके लक्षण क्या होंगे, किस तरीके से आप पहचानेंगे, इस बेस पे भी हम वायरस को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आज का अपना ये वीडियो। पहला लेक्चर था हमारे सेम फर्स्ट का जिसमें हम वायरस को लेके आए थे बेटा। हमने आपको पढ़ाया वायरस क्या होता है, वायरस के करैक्टर क्या होते हैं, वायरस का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करें, और जो हमारे नए व्यूवर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डीके करियर क्लासेस। इसी तरीके से आपको हम पर डे एक कोई ना कोई क्लास देते रहेंगे, और आप लोग लगातार हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट।